Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Chap on the Go series of Indian economy and Indian financial systems. ऑन द गो सीरीज जो कि हम स्पेशली लेकर आए हैं आपके लिए कि आप चलते फिरते जब भी आपके पास टाइम हो एक वीडियो देखो और इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो और जो एंड में क्वेश्चंस हमने दिए हैं वो प्रैक्टिस करो। ऐसा करने से एग्जाम से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप कवर कर लोगे बाय द टाइम योर एग्जामिनेशन डेट इज नियर बाय। तो इस सीरीज में आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज नीति आयोग। पिछले कुछ क्लासेस से हम इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडिया की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए लेट मी टेल यू, नीति आयोग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसने इकोनॉमिक प्लानिंग को एक मेजर टर्न दिया है हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसमें आपको मिल जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पी वाई क्यूज सिंस 2023 जो कि पैटर्न बताएंगे आपको एग्जाम का कि किस कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक कितनी डेप्थ में आपको पढ़ना है, किस फ्रीक्वेंसी से उसमें से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की एक बुकलेट आपको दी जाएगी। तो ये सब आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो डू गिव इट अ ट्राई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग। सो इकोनॉमिक प्लानिंग जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट हुई थी दैट वाज डन विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन की मदद से हम अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ 5 ईयर प्लान्स। 12 5 ईयर प्लान्स हम लेकर आए और बीच में कुछ प्लान हॉलीडेज भी हम लेकर आए और इस तरह से हमारी इकोनॉमी चल रही थी। बट यहाँ पर ना हमें कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी, हमारी जो प्लानिंग कमीशन थी उससे कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी। क्या थी? फर्स्ट वाज अ लॉट ऑफ एवर्जन टुवर्ड्स द 1990s की जो पॉलिसीज आई दैट इज एलपीजी, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये पॉलिसीज ना हमने अपने मन से एक्सेप्ट नहीं करी, हमने इसलिए एक्सेप्ट करी, हमारी प्लानिंग कमीशन जो थी उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट करी बिकॉज इंडिया बहुत ज़्यादा कर्ज की हालत में डूब गया था। वी वर फेसिंग ट्विन डेफिसिट, यानी कि हमारी सरकार के पास भी पैसे नहीं थे, वो भी डेफिसिट में चले गया था जो फिजिकल खाता है हमारा, और साथ के साथ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो भी हमें आने लग गई थी, यानी कि हमारे जो फॉरेन के रिजर्व्स हैं वो भी डिप्लीशन में चले गए थे। सो ये ट्विन डेफिसिट की कंडीशन की वजह से वी हैड टू टेक हेल्प फ्रॉम होम, फ्रॉम आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और उन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हारी मदद कर तो दूंगा लेकिन इन रिटर्न मुझे चाहिए एक प्रॉमिस कि तुम एग्जीक्यूट करोगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज। जैसे वर्ल्ड कर रहा है, वर्ल्ड एक्सेप्टिंग हो रहा है, वैसे ही आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अब क्योंकि पैसे चाहिए थे तो प्लानिंग कमीशन ने ये कर तो दिया लेकिन बहुत ज़्यादा कोहेरेंट तरीके से ये नहीं चल पाए उन पॉलिसीज के साथ। ठीक है, सो प्लानिंग कमीशन वॉज नॉट वेरी एक्सेप्टिंग एंड अडेप्टिंग टुवर्ड्स द एलपीजी, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, फेडरल सिस्टम के जो रोल्स हैं, जो सेंटर और स्टेट के रोल्स हैं, वो बहुत वेल डिफाइंड नहीं थे। बहुत फ्रिक्शन यहाँ पर कॉज हो रहा था बिकॉज अ लॉट ऑफ पावर, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग वाज डन एट द सेंटर लेवल। तो सेंटर में तो प्लान्स बन के आ जाते थे और स्टेट्स को बोला जाता था एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन स्टेट्स यहाँ पर विद्रो करने लग गए कि हमें ग्राउंड लेवल रियलिटी पता है, आप हमें भी प्लानिंग का हिस्सा बनाओ सो दैट वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स प्लानिंग। और जो एक्चुअल चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके समाधान हम प्लानिंग लेवल पर ही निकाल सकें। तो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्लानिंग एंड पावर है ना, जो डिसीजन मेकिंग की है वो सेंटर को भी चाहिए थी, स्टेट्स को भी चाहिए थी, और इस वजह से उनके बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन कॉज हो रहा था। सो दिस वॉज द सेकेंड प्रॉब्लम। एंड थर्ड वॉज आउटडेटेड एंड इनएफिशिएंट स्पेंडिंग। ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं हमारी इनएफिशिएंट साबित हो रही थी, गोल्स हम अचीव कर नहीं पा रहे थे जिस लेवल पर हम स्पेंड कर रहे थे उनसे रिलेटेड। तो ओवरऑल प्लानिंग कमीशन वॉज नॉट टर्निंग आउट टू बी एज सक्सेसफुल जितना कि हमने सोचा था, तो इसीलिए हमने रिप्लेस किया उसे विद द नीति आयोग। नीति आयोग बेसिकली कोई ऐसी थोपने वाली, ऑर्डर्स थोपने वाली संस्था नहीं है। इट इज़ अ थिंक टैंक जहाँ पर सेंटर, स्टेट, सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स आकर कंट्री को कैसे अच्छे रास्तों पर लेकर जाया जा सके, प्रोग्रेस कैसे हो सके, इकोनॉमी और बढ़िया कैसे कर सकें हम कंट्री की, वो मिलकर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम है, फ्रेमवर्क हैं, वो डिज़ाइन किए जाते हैं आपसी सहमति से। तो पहला शब्द जो हमने याद रखना है दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू नीति आयोग। थिंक टैंक इज वन बिकॉज इट इज यूज द वर्ड थिंक टैंक
ये शब्द का इस्तेमाल होता है नीति आयोग को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सब सोचते हैं, नॉलेज एकत्रित करते हैं, है ना? एक इनोवेशन हब है, नई-नई अगर स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कोई हमारे पास कोई बिज़नेस आइडियाज़ हैं या हमारे पास कोई तरीके हैं जिससे हम इकोनॉमी को, एनवायरनमेंट को, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेहतर कर सकें, हम मिलकर वहाँ पर सोचते हैं और उसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं। एंड बाय हम मेरा मतलब है कि रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द सेंटर एज़ वेल एज़ स्टेट्स। साथ ही साथ होती रहती है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, तो कोई घपले का स्कोप भी नहीं रहता। जितना प्लान किया है वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो पा रहा है कि नहीं, वो भी हम साथ साथ देखते रहते हैं। तो नीति आयोग इज बेसिकली हेल्पफुल इन ऑल दीज एरियाज। ठीक है जी। अब बढ़ो, अब आपको थोड़ा सा समझ में अच्छे से आएगा। एस्टैब्लिश्ड ऑन द 1 जनवरी 2015 बाय रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट, प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है, और एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट सेंटर एंड स्टेट्स को ये प्रोवाइड करती है। साथ ही ये दोनों मिलकर अच्छे से इकोनॉमिक प्लानिंग कर पाए, उसे एग्जीक्यूट करती है, उसे फैसिलिटेट करती है। फैसिलिटेट करना मतलब आप एक पुश देते हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हो जहाँ पे स्मूथली चीजें हो पाए। हेड कौन होता है नीति आयोग का? दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, चेयरपर्सन। गवर्निंग काउंसिल में आपके जो चीफ मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, वाइस चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर्स आ जाते हैं। फंक्शंस क्या है नीति आयोग के? विजन एंड स्ट्रैटेजी बनाना कि कहाँ पर हम कंट्री को लेकर जाना चाहते हैं, स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में आपसी सहमति से गोल्स को अचीव करना या गोल्स बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अचीव तो बाद में होते हैं, पहले गोल्स बनते हैं। सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, विलेज लेवल प्लानिंग करना, सिक्योरिटी इंक्लूजन, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी को भी ध्यान में रख के प्लानिंग करना। मार्जिनलाइज्ड, वो लोग जो कि अनअटेंडेड है, अंडर सर्व्ड है, वो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जो मार्जिनलाइज्ड है, उन उन पर फोकस करना कि वो लेफ्ट आउट ना हो डेवलपमेंट से। फ्रेमवर्क एंड रिफॉर्म्स बनाना, कोलैबोरेशन करना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना। इंडिया में ही अब हम सब बना रहे हैं HAL की मदद से डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। और इसके अलावा बेसिकली और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करना नेशनल ग्रोथ के लिए। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स को इनकरेज करना, नए आइडियाज़ को इनकरेज करना, अलग अलग सेक्टर्स को इंटरवीन करवाना ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इंश्योरेंस एंड बैंक्स, बैंक इंश्योरेंस, राइट। सो क्रॉस सेक्टर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। रिसोर्स सेंटर, बेस्ट प्रैक्टिसेस पर रिसर्च करना, ठीक है, रिसर्च करना, और जो बेस्ट प्रैक्टिस किसी भी चीज़ को कम पैसे में अच्छे टाइम पर इफेक्टिवली कैसे किया जा सकता है। इवैल्यूएशन देखना, चीज़ों की प्रोग्रेस नोट करना, फिक्स करना जहाँ पर गड़बड़ लग रही है। टेक एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कंट्री की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर फोकस करना, एंड गवर्नमेंट के गोल्स को अगर और कोई है तो सपोर्ट करना। ये सारे काम नीति आयोग करता है, ठीक है। तो अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, पेड़ बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हमें टारगेट दिया है UN ने, ठीक है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बट जस्ट टू इंक्रीज द नॉलेज आई एम टेलिंग यू दिस फैक्ट, कि हमें टारगेट दिया है कि 2030 तक, आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, हमें बहुत सारा कार्बन एमिशन खत्म करना है ना। और ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली कम हो, क्लाइमेट चेंज जितना हो रहा है उतना ना हो, उस चीज़ के लिए हमें टारगेट्स दिए हुए हैं। अब UN ने तो वो टारगेट्स दे दिए, लेकिन हु विल मेक श्योर कि इंडिया में वो टारगेट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं? नीति आयोग विल डू इट, ठीक है। नीति आयोग विद द हेल्प ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस विल डू इट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या, हाँ जी। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन व्हाई द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग? तो प्लानिंग कमीशन को क्यों रिप्लेस किया गया? क्योंकि वो अडेप्टिव नहीं थी, थोड़ी कम अडेप्टिव थी विद द 1990s पॉलिसीज। यस, ट्रू। इट क्रिएट्स फ्रिक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन द फेडरल सिस्टम, ये भी कहीं ना कहीं सही है। फ्रिक्शन तो क्रिएट हो रहा था सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में। इट प्रमोटेड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्या वो प्रमोट कर रही थी? नहीं, वो प्रमोट नहीं कर रही थी, वो इसके अगेंस्ट जा रही थी, है ना, बिकॉज फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में। इट वॉज कंसिडर्ड आउटडेटेड एंड इनएफिशिएंट इन स्पेंडिंग। यस, ट्रू। तो ये 1, 2 एंड 4 जो है ये सही है, सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। So, which of the following statements correctly describe the objectives and functions of Niti Aayog? It promotes cooperative federalism by bringing center and states together. Absolutely correct. It prepares long-term national vision and development strategies. Long-term vision पे काम करती है और development strategy बनाती है, बिल्कुल बनाती है। कैसे बनाती है? With the help of states and center together. और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी हाथ मिलाकर बेटरमेंट की तरफ लेकर जा सकती है।
It directly allocates funds to states for development projects. No, it does not. डायरेक्टली नहीं करती. ठीक है. एक चीज है नीति आयोग की, ये ना ऑर्डर्स पास नहीं करती. पहले प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, सेंटर कोई पॉलिसी डिसाइड करता था और ऑर्डर्स पास कर देता था स्टेट्स को या गवर्नमेंट को, मतलब बाकी जो भी एजेंसीज हैं उनको, कि अब इनको एग्जीक्यूट करो. लेकिन नीति आयोग के साथ ऐसा नहीं है, ये कुछ भी ऑर्डर नहीं देती. इट इज मोर ऑफ अ कि आओ सारे टेबल पे बैठते हैं, सोचते हैं और मिलकर प्लान बनाते हैं और खुद ही सब एग्जीक्यूट करो. तो उस चीज को लेके ऑर्डर सिस्टम नहीं है. ठीक है. तो इट डज नॉट डायरेक्टली एलोकेट द फंड्स, बट इट एडवाइसेस कि इतना करोगे बजटिंग का तो बेहतर रहेगा, इतना होगा ऐसे ऐसे ऐसे. है ना. प्लानिंग में हेल्प करती है. इट एनकरेजेस इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रॉस सेक्टर सोल्यूशंस. तो ये तो आई एम श्योर हम सबको ये भी समझ आ गया है कि ये तो करती ही है. तो 1, 2 एंड 4 हेयर ऑल्सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी. नाउ इफ यू लाइक द लेक्चर टुडे एंड यू थिंक कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है या तरीका है पढ़ने का, या आपको मदद कर सकता है अपनी तैयारी में, और आप देख रहे हो कि एक स्ट्रैटेजिक तरीके से आपको प्रिपेयर करना है अभी से ही, राइट फ्रॉम डे वन. सो वी हैव कम अप विद अ फ्यू कोर्सेज फॉर यू. आपने करना क्या है, आपने edutap.in पर जाना है और इन कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हो. कोर्सेज में जाकर जैप के कोर्सेज जब आप क्लिक करोगे और स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको जैब के कोर्सेज दिख जाएंगे. यहाँ पर आपके लिए लाइव क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू हम सारे कंपोनेंट्स को कवर कर रहे हैं. 15 डेज में हम एक कंपोनेंट को टारगेट कर रहे हैं और 2 आवर्स की आपकी क्लासेस होंगी. लाइव क्लासेस के थ्रू ये होगा, एज ऑलरेडी टोल्ड यू. ब्रोशर यहाँ पर दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो, इसकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो और साथ ही अप्लाई कर सकते हो कूपन कोड एंड यू कैन अवेल द ऑफर ऑफ 80% डिस्काउंट. नाउ दिस इज़ नॉट द ओनली कोर्स. अगर आप चाहते हो बहुत लंबे अच्छी मतलब टाइम देकर आराम आराम से तैयारी करना, तो मास्टर कोर्स है आपके लिए. यहाँ पर रिकॉर्डेड सेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. 10 to 20 मिनट्स के रिकॉर्डेड सेशंस हैं, अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो. एग्जाम से पहले इसमें लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी और ये बाकी PYQs, मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट नोट सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं. इसकी भी डिटेल्स के लिए ब्रोशर देखना है आपने, और बाकी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है. सिंगल अगर कोई आपने कंपोनेंट की तैयारी करनी है तो इंडिविजुअल कंपोनेंट मास्टर कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल. एंड अगर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है. ठीक है जी. तो सभी के लिए स्टेप्स वही हैं. डिटेल के लिए ब्रोशर एक बार ज़रूर देखो, मेन हाइलाइट्स आपको यहीं पे दिख जाएंगे, लेकिन ब्रोशर से और अच्छा आइडिया लगेगा. है ना. तो एक बार इसे चेकआउट ज़रूर करना. एंड जो भी यहाँ पर टाइम बाउंड है, ये जो कूपन कोड है, तो इसका इस्तेमाल वाइसली आप करिए और डिस्काउंट अवेल करिए इफ़ यू वांट टू go ahead with the courses. So that is all for today's class, guys. I hope you liked the lecture and I will see you in the next session. Thank you and have a wonderful day.